हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस.एन. मिश्रा। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि मैं टाइम टू टाइम आपको एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए निकाले हैं और रिलीज किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट भी क्या होता है, एम्प्लॉयर के लिए क्या उसमें रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीजें मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूं। तो मैं देख रहा था कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी ग्रेच्युटी को लेकर के। जैसे लोग क्वेरी कर रहे थे ग्रेच्युटी, इनफैक्ट ग्रेच्युटी होती क्या है, कब मिलती है, कितनी सर्विस के बाद मिलती है, 5 इयर्स का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स का मतलब क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कंपनी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, एम्प्लॉय के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके अलावा हमें कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, क्या कैलकुलेशन होता है ग्रेच्युटी, क्या फॉर्मूला था ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती तो ग्रेच्युटी कैसे मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रेच्युटी है, जो हमको ग्रेच्युटी मिलती है, वो ग्रेच्युटी हमें कितनी मिलेगी, या टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, और क्या एम्प्लॉयर को ये राइट है कि हमारी ग्रेच्युटी को वो रोक सकता है, अगर रोक सकता है तो किन किन सर्कमस्टांसेस में रोक सकता है। तो मैं ये देख रहा था कि लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसके इंटरप्रिटेशन है, लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने अपने व्यूज इसमें बताते हैं। बट मैं इनफैक्ट आपको वो बताने जा रहा हूं जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो प्रोविजन सारे एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉय के लिए बाइंडिंग है, और ये रेगुलेट होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 से। अब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में ग्रेच्युटी का मतलब क्या है? ग्रेच्युटी का मतलब ये होता है जब कोई भी बंदा एक लॉन्ग टेन्योर ऑफ सर्विस किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो उसके बाद वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है। ग्रेच्युटी का मतलब है रेम्यूनरेशन, एन अमाउंट दैट हैज टू बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड सर्विसेज। तो तब हमें ग्रेच्युटी देते हैं। अब इसमें बेसिकली ग्रेटिट्यूड अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए एक नॉर्म्स बना दिए। उन्होंने ये बोला कि भाई अगर कोई बंदा 5 इयर्स तक किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, और इट इज नॉट ऑन द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर, इट इज मैंडेटरी फॉर the employer to give its employees to the gratuity when they have completed 5 years of continuous service. अब कंपनी की एलिजिबिलिटी क्या होती है? कंपनी की एलिजिबिलिटी में अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा बंदे हैं तो वो कंपनी को अपने बंदों को ग्रेच्युटी देना होता है, सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये तो हो गया कंपनी की एलिजिबिलिटी। एम्प्लॉई जब कभी भी किसी भी कंपनी में 5 इयर्स या उससे ज्यादा कंप्लीट कर लेता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलती है। यहां पे एक राइडर ये लगा हुआ है 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। जनरली लोग क्या करते हैं कि 5 इयर्स को जो कैलकुलेट करते हैं वो अर्थमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉई ने किसी भी कंपनी को 1 जनवरी 2017 को ज्वाइन किया, तो इनफैक्ट उसका जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि 1 जनवरी 2022 को उसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मींस 31 दिसंबर 2021 को उसने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए, और जैसे ही वो 1 जनवरी 2022 में पहुंचता है वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल्ड हो चुका होता है। ये तो हो गया अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। बट अगर हम उसमें बात करते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट की बात करते हैं, तो ग्रेच्युटी एक्ट में क्या है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को 2 तरीके से बांटा है। एक एस्टेब्लिशमेंट वो है जो 6 डेज अ वीक, आपको भी पता है कि मंडे टू सैटरडे काम करती हैं, उनको 6 डेज अ वीक वाली एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी होती हैं, आजकल आप देख रहे होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज या बाकी सारी, वो 5 डेज अ वीक की हैं। तो अब इन्होंने ग्रेच्युटी एक्ट में 2 तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड किया है। पहला तो जो 6 दिन काम करती हैं हफ्ते में, और दूसरा जो 6 दिन से कम करती है, वो 5 डेज भी हो सकता है, 4 डेज भी हो सकता है, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो 5 डेज वीक की कंपनी है और 6 डेज वीक की कंपनी है। अब जहां पर 6 डेज वीक का एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर
एक साल का मतलब है 240 डेज इन अ ईयर, यानी 365 दिन अगर एक साल में होते हैं कैलेंडर ईयर में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और एक बंदा उस कैलेंडर ईयर में 240 दिन अगर कंप्लीट कर लेता है, मींस ही इज इंटाइटल्ड फॉर द ग्रेच्युटी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। अब लेकिन यहां पर है कि 5 साल बाद होती है, तो इसी तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, जब तक उसके हर साल 240 दिन कंप्लीट होते जाएंगे, उसका एक ईयर वहां पर अकाउंट फॉर होता चला जाएगा। मेन चीज आती है 5वें साल के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि 4 इयर्स 240 डेज, यानी अगर एक बंदे ने 4 साल पूरे इस तरह से कंप्लीट कर लिए और 5वें साल में जैसे ही उसने 240 दिन कंप्लीट किए तो उसको ग्रेच्युटी का वो हकदार हो जाएगा, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि पूरे 365 दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो 6 डेज इन वर्क, 6 डेज वर्क एस्टेब्लिशमेंट में 4 इयर्स एंड 240 डेज होता है। अब हम आते हैं जो कंपनी 6 दिन से कम काम करती है, यानी मंडे टू फ्राइडे काम करती हैं, तो वहां पर जो ग्रेच्युटी एक्ट में कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन दी गई है कि एक एम्प्लॉय अगर ऐसी किसी कंपनी में 190 दिन काम कर लेता है तो उसके लिए एक साल पूरा माना जाता है। तो इस तरीके से करके अगर हम 5वें साल की बात करते हैं तो 4 इयर्स एंड 190 डेज, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फिर उसी तरीके से 365 दिन कंप्लीट करें। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर 5 डेज वर्किंग है या उससे कम की वर्किंग है, तो वहां पर जैसे ही आपने 190 दिन कंप्लीट कर लिए कैलेंडर ईयर में, तो आपके लिए ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। अब ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। नाउ अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि कैलकुलेशन। हाँ, इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो 5 इयर्स का क्लॉज है, ये डेथ के केस में या डिसेबलमेंट के केस में नहीं लगता है। अगर मान लीजिए किसी बंदे की डेथ हो जाती है 2 साल 3 साल के बाद, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को उस प्रो रेटा बेसिस पे ग्रेच्युटी मिलेगी, फिर वहां 5 इयर्स की कंडीशन नहीं है, और जितने साल भी, जितने भी पीरियड वो काम करेगा उतने पीरियड उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। इसी तरीके से डिसेबलमेंट में भी अगर मान लीजिए इनकैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो काम नहीं कर सकता, इस तरीके का डिसेबलमेंट है, तो भी उसको ग्रेच्युटी मिलती है। अब हम आते हैं कि ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे होती है। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए उसमें फॉर्मूला दिया है कि आपका लास्ट ड्रॉन बेसिक है, लास्ट ड्रॉन बेसिक अपॉन 26, क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए 26 दिन का एक महीना माना जाता है, तो लास्ट ड्रॉन बेसिक अपॉन 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कहने का मतलब यह है कि हर साल, हर एक साल कंप्लीट होने पे आपको 15 दिन का वेजेस मिलेगा, 15 दिन का सैलरी मिलेगा, और वो सैलरी बेसिक और डीए होती है आपकी। तो लास्ट ड्रॉन बेसिक एंड डीए डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर मान लीजिए आपने 7 साल काम किया तो वहां पर, और मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, तो 20,000 अपॉन 26 इंटू 15 इंटू 7 ईयर्स, तो वो आपकी ये ग्रेच्युटी आपको, देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है, ये आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अब मेन चीज आती कि किसी बंदे ने मान लीजिए 7 साल 8 महीने काम किया है या 7 साल 4 महीने काम किया है, तो वहां पर उसको ग्रेच्युटी 7 साल की मिलेगी, 8 साल की मिलेगी। यहां पर भी ग्रेच्युटी एक्ट में प्रोविजन है कि अगर एक बंदा 6 महीना अपनी एलिजिबिलिटी अटेन करने के बाद में अगर 6 महीने से ज्यादा वो काम करता है, मान लीजिए 7 साल 6 महीने काम करते हैं, तो आपको 8 या 7 साल 7 महीने काम करते हैं तो आपको 8 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन अगर वहीं आप 7 साल 2 महीने काम करते हैं या 7 साल 3 महीने काम करते हैं, तो आपको खाली 7 साल की मिलेगी। ये वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन या वहां पे एक प्रोविजन किया गया है। लेकिन यहां पर भी एक कैच है कि लोग, मैक्सिमम लोग 4 इयर्स 240 डेज तो जानते हैं, 4 इयर्स 190 डेज भी जानते हैं, लेकिन 6 महीने का कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं, 180 दिन पे करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब ग्रेच्युटी एक्ट में एक साल का मतलब 240 दिन है 6 डेज वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और 5 डेज के लिए 190 दिन है, तो उसी तरीके से 6 मंथ को भी वहां पे डिवाइड किया गया है कि 6 महीने का मतलब 120 दिन, और 6 डेज एस्टेब्लिशमेंट के लिए और 5 डेज वर्किंग के लिए या उससे कम की वर्किंग के लिए 95 डेज है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 7 साल 8 साल ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होने के बाद, अगर मान लीजिए एक 6 डेज एस्टेब्लिशमेंट है और वहां पर 5 साल 6 साल 7 साल 120 दिन काम कर लेते हैं, मींस लगभग 4 महीने, तो आपको 6 महीने माने जाएंगे, फिर 8 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। इसी तरीके से
अगर हम किसी 5 डेज वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट में हैं और वहां पर आपने 7 साल 95 डेज काम कर लिए, मीन्स 3 महीने 5 दिन 7 दिन जो भी है वो काम कर लिए, फिर पूरे आपको 8 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी और मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम 1 साल कैलकुलेट करते हैं वैसे वहां पर हम 6 महीने भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर आप लोगों को कभी भी ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है, कभी कोई रिजाइन करते हैं, कभी कुछ छोड़ते हैं, तो वहां पर फिर आपको ये देखना होगा कि आपको ग्रेच्युटी मिल रही है सही ढंग से या नहीं मिल रही है। ग्रेच्युटी जैसा मैंने बताया, कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस ऑफ 5 इयर्स में आप एलिजिबल कब होते हैं? एलिजिबल होने के लिए जब आपने कंपनी में रिजाइन कर दिया है, आपका रिटायरमेंट हो गया है, आपका सुपर एनुएशन हो गया है, तब आप कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। ये आपकी एम्प्लॉय की अपनी एलिजिबिलिटी है। ग्रेच्युटी कैसे मिलेगी, ये हमने आपको क्या कैलकुलेशन होगा वो हमने आपको बता दिया। 7 इयर्स का मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, वो 8 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, लेकिन 5 साल कम से कम आपको उसी प्रोविजन में काम करना होगा, 240 डेज या 190 डेज, जिस तरीके की एस्टेब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हो। अब दूसरी बात आती है कि ग्रेच्युटी कितनी, कोई लिमिट है ग्रेच्युटी की क्या? तो इसमें जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में डिसाइड किया गया वो 20 लाख का डिसाइड किया गया। आपको पूरे सर्विस कैरियर में आपको 20 लाख की ग्रेच्युटी आपको मिल सकती है। उसके ऊपर अगर कोई ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो दे भी सकता है, बट वो एक्स ग्रेशिया के रूप में देगा, क्योंकि ये 20 लाख की ग्रेच्युटी इनकम टैक्स इस पे नहीं लगता है, ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और अगर वो 20 लाख से ऊपर ग्रेच्युटी देता है, 25 लाख, 22 लाख, 30 लाख, वॉट एवर इट में भी, तो फिर वो उस पर इनकम टैक्स आपका लग जाएगा। बट 20 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, ये 20 लाख की जो ग्रेच्युटी है वो पूरे सर्विस पीरियड की है। ये नहीं कि एक कंपनी में 20 लाख कर लिया, फिर अगली कंपनी में फिर 20 लाख कर लिया, फिर तीसरी कंपनी में, ऐसा नहीं है। पूरे सर्विस पीरियड में अगर आपकी ग्रेच्युटी 20 लाख से कम है या 20 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो हमारी समझ से जो ग्रेच्युटी की जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, या जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए ताकि आपको कभी ग्रेच्युटी के मामले में कोई दिक्कत ना हो, तो फिर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जो क्वेरीज में मैंने बताया था कि मेरे पास क्वेरी आ रही है कि क्या ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर रोक सकता है? यस, एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी आपकी रोक भी सकता है, लेकिन उसकी भी रीजंस या किन किन बेसिस पैरामीटर्स डिफाइंड है कि अगर मान लीजिए आपका टर्मिनेशन होता है मॉरल टर्पिट्यूड पे, किसी भी तरीके के डिसऑर्डरली बिहेवियर पे, या किसी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन, गबन या इस तरह का कुछ आता है, तो वहां पर आपकी ग्रेच्युटी फोरफीट की जा सकती है। जहां पर डैमेज या लॉस की बात है, अगर कोई डैमेज या लॉस हुआ तो जितना डैमेज या लॉस है सिर्फ उतना ही फोरफीट करेगा, पूरी ग्रेच्युटी फोरफीट नहीं करेगा। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रेच्युटी को फोरफीट करने के लिए सबसे पहली चीज है आपका उस पर्टिकुलर इशू पे, उस पर्टिकुलर रीजन पे टर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया और आप किसी चीज में आपके ऊपर कोई केस, आपके अगेंस्ट कुछ केस है, आपका उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया, उसके बाद वो कह रहे हैं हम आपकी ग्रेच्युटी रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाकायदा इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड मिसकंडक्ट, और जब एस्टैब्लिश मिसकंडक्ट होगा तो वहां पर ग्रेच्युटी रोकने का पूरा अधिकार है कि हम आप एम्प्लॉयर आपकी ग्रेच्युटी रोक सकता है। ये आफ्टर थॉट नहीं हो सकता कि एक बार रिजाइन कर दिया उसके बाद हम कह रहे हैं आप तो इसमें इन्वॉल्व थे इसलिए आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली, ये नहीं हो सकता। उसके लिए प्रॉपर टर्मिनेशन और उसके प्रॉपर रीजंस होना चाहिए। जब कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है ग्रेच्युटी को लेकर के, तो उस डिस्प्यूट के लिए हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफ दैट एरिया होती है। तो अगर आपको कभी कोई डिस्प्यूट है, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एम्प्लॉयर आपको ग्रेच्युटी नहीं दे रहा है, तो आप अपने कंसर्न असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास लेबर डिपार्टमेंट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो आपका ग्रेच्युटी का डिस्प्यूट सुनने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और आप वहां पर जा सकते हैं। तो मेरी समझ से आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का आपको कोई और चीज जाननी है ग्रेच्युटी को लेकर के,
तो नीचे मेरा आप देख रहे होंगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इसी वीडियो में अपने कमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, दैट इज नॉट एन इश्यू। हमारा पर्पज ही है आपको गाइड करना और आपको अगर कोई समस्याएं हैं तो उससे निजात पाना। थैंक यू वेरी मच।